हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा रूस और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट, जो कुछ मीडिया हाउसेज जिसे कह रहे हैं कि भाई शायद ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है। ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है क्योंकि इस युद्ध में ही आप अभी ये कंडीशन बनी हुई है कि पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 भागों में धीरे धीरे बंटने लग रहा है। एक तो वो है देश जहां यूएसए जिनका नेतृत्व कर रहा है, और एक वो है जहां रशिया अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट की स्थिति है जो आगे जाकर वार के तौर पर भी बदल सकती है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि भाई ये जो करंट सिचुएशन है ये कैसे पैदा हुई, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, और मेन इसका जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि भाई ये अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है, ये कल को अगर और बड़ा कंफ्लिक्ट हो जाएगा, अगर ये वॉर में चेंज हो जाएगा, युद्ध में, तो इसके ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वैश्विक बाजार इससे किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यूक्रेन 1991 से पहले सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था, सोवियत संघ का एक हिस्सा था, जो 1991 के बाद अलग हो गया। उसने अपने आप को एक संप्रभु राज्य के देश के तौर पर स्थापित किया और अपनी खुद की राजधानी, जिसकी राजधानी है कीव। ठीक है, तो यूक्रेन, तो वर्तमान में अभी ये करंट सिचुएशन ये है कि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। और इस कन्फ्लिक्ट की अगर हम लोग आज की शुरुआत की बात करें कि ये हुई थी 2014 में, जब रशिया ने क्रीमिया, ये देखिए ये जो क्रीमिया का जो ये हिस्सा है, इसके ऊपर रशिया ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। पहले ये हिस्सा यूक्रेन के अंतर्गत आता था, बट रशिया ने फिर इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। तब से ही ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध चला हुआ था। अब जाके ये खुल के बाहर आ रहा है बॉर्डर पे। जैसे यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो पूर्वी बॉर्डर है यूक्रेन का, पूर्वी बॉर्डर पर रशिया ने बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर सैनिकों को तैनात रहने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। कुछ वैसा ही यूक्रेन ने अपनी पूर्वी सीमा के साथ किया है। तो ये काफी वार की स्थिति में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि संघर्ष के रीजन क्या है। ऐसे हालात एकाएक तो पैदा होते नहीं है, तो कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए, इसका मेन जो रीजन है वो आप इस मैप के जरिए आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला जो मेन रीजन है वो रीजन ये है कि ये जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन का हिस्सा देखिए, यूक्रेन का पश्चिमी जो हिस्सा है और जो ये पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा जो है, तो पश्चिमी जो हिस्सा है ये आपका यूरोपियन कल्चर से ज्यादा मेल खाता है, यूरोपियन कल्चर से। यहाँ पर यूएसए की जो वेस्टर्न कल्चर है, संस्कृति, उसका प्रभाव ज्यादा है। जबकि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यूक्रेन का, ये आपका रशिया के प्रभाव में है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो रशिया से प्यार करते हैं, रशिया का कल्चर अपनाते हैं, उनकी बोली वैसी, उनकी संस्कृति वैसी है। तो ऑटोमेटिकली एक प्रकार से आइडियोलॉजी का जो कन्फ्लिक्ट है वो शुरू से ही है ना। कुछ लोग पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानते हैं, कुछ अपनी जो लोकल कल्चर है रशियन का, उनको वो लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरी मेन जो बात है वो है यूक्रेन को, जो यूएसए है और जो पश्चिमी देश है, वो यूक्रेन को एज ए बफर जोन के तौर पर देखते हैं। बफर जोन, भाई कल को अगर युद्ध हो जाता है रशिया के साथ, तो पश्चिमी देशों के लिए ये एक बफर जोन हो जाएगा, जहां पर से वो अपने सैनिकों को रशिया में एंटर करवा सकते हैं, रशिया के ऊपर दबाव क्रिएट कर सकते हैं। तो यूक्रेन एज ए बफर जोन है। थर्ड वन है ब्लैक सी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लैक सी। रशिया का इंटरेस्ट है ब्लैक सी में। रशिया ये चाहता है ब्लैक सी में कि मेरे को बिना किसी रोक टोक के आप ब्लैक सी में तक मेरे को जाने की पहुंच दी जाए। क्योंकि अभी जो कंडीशन है ना, अभी जो एक अजोव सी है, वो आगे देख लेंगे, अजोव जो सी है, इसमें रशिया की पहुंच है डायरेक्ट, बट ये क्या होता है, सर्दियों में ये जम जाता है, सर्दियों में ये जम जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं रूस की जो अप्रोच है वो वैश्विक बाजार के प्रति वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए रूस चाहता है कि मेरे को ब्लैक सी तक डायरेक्ट एक पास मिले, जहां मैं बिना रोक टोक व्यापार को संचालित कर सकूं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, एक और क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट का रीजन है। वो क्षेत्र है ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, डोनटेक्स का एक रीजन है, ये वाला, ये सारा। इस रीजन में क्या है, इस रीजन में एक सेपरेट मूवमेंट चला हुआ है। मतलब ये लोग कहते हैं कि भाई हमें यूक्रेन से अलग होना है, और कोई भी स्टेट है वो अपने किसी भी हिस्से को आसानी से अलग होने नहीं देगा। तो यहाँ की जो सरकार है यूक्रेन की, उसको ये लगता है कि ये जो सारा का सारा ये जो अलगाववादी आंदोलन है ना, ये रशिया सपोर्ट कर रहा है इसको, रशिया पैसे दे रहा है, रशिया हथियार दे रहा है। तो उनको ये लगता है, तो यूक्रेन की गवर्नमेंट का ये आरोप लगता है रशिया के ऊपर कि आप हमारे देश में जानबूझकर
अस्थिरता का माहौल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यूक्रेनी सरकार के अनुसार आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है और लगभग 15 से 80% जो अलगाववादी हैं वो रूस के ही कहीं ना कहीं पैसे देता है, रूस ही उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर 2014 में जब रूस ने क्रीमिया के ऊपर आक्रमण करके उसका अपने कब्जे में ले लिया था, तो ये भी मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि यूरोपीय देश ने वर्ल्ड वार के बाद किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था, वो भी जबरदस्ती। ठीक है, कोई कंसेंस तो थी नहीं, कोई सहमति तो थी नहीं कि यूक्रेन ने उठा के क्रीमिया को रूस को दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि उसको जबरदस्ती। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखिए ये एक व्यंग किया गया है, इसमें लिखा हुआ कि क्रीमिया रेफरेंडम ऑन ज्वाइनिंग रशिया, और नीचे लिखा हुआ वी आर द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। मतलब क्रीमिया को रशिया कहता है कि क्रीमिया के लोगों ने जनमत संग्रह किया है हमारे अंदर मिलने के लिए, वो चाहते हैं कि हम लोग रशिया में रहें। बट रेफरेंडम किसके साये में हुआ है? हथियारों के साये में, ऐसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक छदम जनमत संग्रह हुआ, सूडो जिसको बोलेंगे, जिसको आप जनमत संग्रह नहीं कह सकते, लेकिन वो दिखने में लगता है कि ये लोगों ने अपनी चॉइस की है। ठीक है, अब मेन आज का जो करंट इशू है वो ये है कि यूक्रेन ये चाहता है कि मैं नाटो की सदस्यता ले लूं। यूक्रेन क्या चाहता है कि मैं पश्चिमी देशों के और नजदीक चला जाऊं और मैं नाटो की सदस्यता ले लूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए सबसे सुपीरियर पावर है। तो वो चाहता है, यूएसए के अलावा 29 और भी स्टेट है इसमें शामिल हैं, तो यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो की सदस्यता ले लूं। लेकिन रशिया इस बात को कहता है कि देखिए ऐसा है, आप इस चीज से दूर रहिए, और यूएसए को भी रशिया ने चेतावनी दी है कि आप यूक्रेन को उकसाइए मत कि वो नाटो में शामिल हो। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो ये एक प्रकार से आप मान लो कि ये रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा है, फिर आप रशिया को नहीं रोक पाओगे। तो रशिया खुल के इस बात का विरोध करता है और यूक्रेन को मना करता है कि आप नाटो की सदस्यता मत लीजिए। वर्तमान में करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि रूस अमेरिका से ये आश्वासन मांग रहा है कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करोगे, लेकिन अमेरिका भी चालबाज है। अमेरिका तो कभी चाहेगा ही नहीं कि वो कोई ऐसा एश्योरेंस दे दे कि भाई हम लोग नहीं करेंगे। तो अमेरिका इस बात को लटका के रखा हुआ है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण अब दोनों देशों में गतिरोध छिड़ गया है, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक जो है रशिया के, वो यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है। दूसरा, रशिया जानबूझकर भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहा है जो लगे कि एक वार की कंडीशन पैदा हो गई है। ठीक है, रशिया का ऐसा करने का मेन मकसद क्या है कि रशिया अपने ऊपर लगे हुए कुछ सैंक्शंस को, जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे पश्चिमी देशों ने, उनको हटवाना चाहता है। क्योंकि भाई आप देखो, रशिया का शुरू से ही जब से पुतिन बने हैं तो रशिया क्या प्रेशर पॉलिटिक्स खेलता है, दबाव बनाता है अपने प्रतिद्वंदी पे, अपने दूसरे देशों पे, कि भाई देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग ये कर देंगे। ठीक है, तो ये है प्रेशर पॉलिटिक्स जो रशिया खेलता आया है। अब आगे, रूस के खिलाफ अगर कल को अमेरिका या यूरोपीय संघ मिलकर कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं और कोई बड़ा सैन्य अभियान छेड़ देते हैं, तो उसके देखिए क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, वर्ल्ड मार्केट के ऊपर। ये हमारा मेन टॉपिक था, वर्ल्ड मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। सबसे पहला, व्हीट, अनाज और गेहूं जो ये हैं, इनका जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, ये प्रभावित होगा, जिसके कारण क्या कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। मेन रीजन ये है कि आज के टाइम में रशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का, और यूक्रेन 5th नंबर पर यूक्रेन आता है। तो 2 बड़े स्टेट अगर कल को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, और आज की कंडीशन में जहां कोविड की एक सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, बहुत सारे देश जिससे फाइट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई देश अपने निर्यात के ऊपर, वो भी अनाज के ऊपर, अगर एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, तो आप समझ सकते हो कि महंगाई कहां चली जाएगी। तो ये भी एक चिंता की बात है। ये देखिए लिखा हुआ टॉप 20 वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड व्हीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, रशिया है पहले पे, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, यूक्रेन है। तो ये है, ये आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस और तेल, प्राकृतिक गैस और तेल का भी एक इशू है। ये इशू इसलिए है क्योंकि यूरोप अपनी 35% जो उसकी पूर्ति होती है ना ऊर्जा की, उसके ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रशिया के ऊपर। अब रशिया को इस बात का पता है, तो रशिया भी प्रेशर क्रिएट करता रहता बार बार। उसका यही कहता है कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं गैस की सप्लाई को कम कर दूंगा या बंद भी कर सकता हूं। तो देखिए ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है, पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नॉर्ड स्ट्रीम, ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है ये रशिया से निकलती है और सीधा बाल्टिक सी से होते हुए, ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी में जाती है। तो यूरोप को रशिया के साथ कनेक्ट करने वाली
एक बड़ी पाइपलाइन है जिससे गैस एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है। तो 2020 में रशिया ने क्या किया था कि गैस की जो भेजने की जो क्वांटिटी थी उसको कम कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, यूरोप में एकाएक गैस की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या वहां पर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए गवर्नमेंट्स के खिलाफ। तो ये करता रहता है, जब भी रूस को लगता है कि मेरी पावर, मेरी इज्जत कुछ कम हो रही है तो रशिया ये काम कर देता है। ठीक है, अब थर्ड वन है कंपनी एक्सपोजर। इसका क्या मतलब, कंपनी एक्सपोजर का, देखिए रशिया में बहुत सारे देशों की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पैसा लगा रखा है। अगर कल को युद्ध की स्थिति हो जाती है तो उस पैसे की गारंटी कौन देगा, है ना, उस पैसे का गारंटी कौन देगा, वो पैसा डूबने का खतरा है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब ब्रिटेन का एग्जांपल लगा लो, जो कि नाटो का सदस्य है और यूएसए का पार्टनर है। अब ब्रिटेन ने रोस्नेफेट करके कंपनी है रशिया की, उसमें 90.75% जो शेयर है वो ब्रिटेन की कंपनी का है। ठीक, अब अमेरिका की एक ऊर्जा कंपनी है जिसने ऊर्जा फार्म है, एक्सॉन कंपनी का नाम है एक्सॉन, उसने रूस का जो खालिन का क्षेत्र है जहां पर गैस परियोजना लगा रखी है उसमें बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो भारत के भी स्टेक प्रभावित होंगे, यूएसए के भी होंगे, ब्रिटेन के भी होंगे, जर्मनी के भी होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है कल को तो ग्लोबल मार्केट प्रभावित होगी। तो ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे कि वहां पर कितना बड़ा एरिया है जहां पर ये तेल की खोज है, गैस की खोज है, ये सारे कार्य होते हैं। अब भारत का क्या स्टैंड है, हमारे लिए यूपीएससी मेंस में एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी पूछ सकती है डायरेक्ट कि भारत का, देखिए फोटो से ही आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का क्या स्टैंड है। हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ काफी अच्छे हैं। इवन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब क्रीमिया के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया कि रशिया ने हमारा जो अतिक्रमण है वो जबरदस्ती किया, यूक्रेन ने प्रस्ताव लाया यूक्रेन कि भाई क्रीमिया का जो अतिक्रमण है वो रूस ने जबरदस्ती किया है, तो भारत ने इसके समर्थन में ना करके इसके विरोध में वोट डाला था। भारत ने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम रशिया के साथ है। तो इन्हीं चीजों से पता चलता है कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो कितने मधुर है। और भारत, देखिए भारत हमेशा से ही एक गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाता आया है, भारत हमेशा से एक शांति प्रिय कंट्री रहा है। तो भारत ने इस मामले में भी ये स्टैंड लिया है कि अगर ये जो ऐसे मसले हैं इसका जो समाधान है वो आपको पॉलिटिकली और कूटनीतिक समाधानों की वकालत करता है। भारत कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं उनको इसमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए, और ये जो कन्फ्लिक्ट है जो वार में कन्वर्ट हो सकता है इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, अगर आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो सॉल्यूशन सर ये हो सकता है कि देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष है उसको इंटरनेशनल जो बॉडीज है उनको मध्यस्थता करनी चाहिए, उनको दोनों को बड़ा सामने बिठाकर बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई ये चीजें अगर होंगी तो कितने बड़े इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो मे भी ये चीजें शांत हो जाए। और दूसरा, इन दोनों देशों को भी आपस में तनाव कम करने पर प्रयास करना चाहिए, है ना। कोई तीसरा आपके बीच में आए इससे पहले आप दोनों को ही बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, तब और बेहतर तरीके से आपके रिजल्ट आ सकते हैं। और जो जनता है वहां की जनता को भी इस मामले में प्रयास करना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स के चक्करों में ना पड़े, ठीक है ना, वो पॉलिटिक्स के चक्करों में ना आए, उनके बहकावे में ना आए, और जो वहां के जो कल्चर है, जो शेयर कल्चर है, साझा जो संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा माहौल बनाए जहां पर लोग शांति से रह सके और जो ये कन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है इससे अवॉइड किया जा सके, इससे बचा जा सके। ठीक है, तो हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो ऐसे जो मसले होते हैं ना, ये जब तक हो ना जाए तब तक आप इसके किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ही होना चाहिए, ऐसा कुछ श्योरिटी के साथ आपको नहीं लिखना है। जैन धर्म में एक शयादवाद होता है, शयादवाद का एक सिद्धांत होता है, आपको हमेशा वो फॉलो करना है कि देखिए अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, और मेरा प्रयास है और मेरा विचार ये है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपको इससे बचना होगा कि आप ये कहोगी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, वो गलत है। तो यूपीएससी का एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेंस में जब आंसर चेक करते हैं तो इन्हीं चीजों के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।